नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन से डील हुई तो कनाडा पर 100% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कनाडा चीन के साथ ट्रेड डील करता है तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को गवर्नर कहकर संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी डील से चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा को चीन के लिए अमेरिका तक सामान पहुंचाने का रास्ता नहीं बनने दिया जाएगा। ट्रंप और कार्नी के बीच पहले से ही तनाव है, जिसमें ग्रीनलैंड और नेटो से जुड़े बयान भी शामिल हैं। चीन से नजदीकी पर कनाडा को ट्रंप की चेतावनी, चीन कनाडा को निगल जाएगा। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वह चीन के करीब जा रहा है और इससे उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड के ऊपर बनने वाले अमेरिका के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है, जबकि यह सिस्टम कनाडा को भी सुरक्षा देगा। कनाडा को अमेरिका का अपना 51वां राज्य बनाने की धमकी देते रहने वाले ट्रंप को अब चिंता है कि कनाडा को चीन निगल जाएगा। जाहिर है ट्रंप कहना चाहते हैं कि चीन कनाडा का अस्तित्व नहीं बचने देगा, लेकिन सवाल है कि अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी देने वाले ट्रंप को क्या कनाडा की संप्रभुता की चिंता है। उन्होंने यह बयान ऐसे समय दिया है जब कनाडा और चीन के बीच 16 जनवरी को बड़ा व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैरिफ घटाने और कनाडाई कैनोला सीड पर टैक्स कम करने पर सहमति बनी है। ट्रंप पहले भी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पलटवार करते हुए कहा कि कनाडा अपनी संप्रभुता के दम पर आगे बढ़ता है, न कि अमेरिका की वजह से। गुजरात एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। राहुल बोले, जहां एसआईआर वहां वोट चोरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का दावा किया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वह किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है, ताकि बीजेपी तय कर सके कि सत्ता में कौन रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेगा स्कॉटलैंड, क्या पाकिस्तान भी होगा बाहर? मोहसिन नकवी ने दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि अब वह T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएगा। उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में आने से इनकार कर दिया था। वे सुरक्षा की चिंता बता रहे थे। तो क्या बांग्लादेश के बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान भी T20 से बाहर होगा? दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बांग्लादेश के साथ हुए अन्याय की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान का T20 विश्व कप में खेलना पाकिस्तान सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान जितना ही सदस्य है। अगर पाकिस्तान और भारत के लिए यह सुविधा दी गई तो बांग्लादेश के लिए भी दी जानी चाहिए। मुख्य बात यह है कि एक देश दूसरे पर शर्तें नहीं थोप सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान का अपना रुख होगा। नकवी ने जोर दिया कि पाकिस्तान के नजरिए से बांग्लादेश को सबसे पहले नुकसान उठाने वाला पक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। अमेरिका बोला 25% टैरिफ से भारत ने कम किया रूसी तेल आयात। बड़ी ट्रेड डील के कारण यूरोपीय संघ ने भारत पर नहीं लगाया टैरिफ। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 25% अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूसी तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है।
पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह टैरिफ अब भी लागू हैं, लेकिन इन्हें हटाने का रास्ता निकाला जा सकता है। बेसेंट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी सिर्फ 2 से 3% थी, जो बाद में बढ़कर 18 से 19% हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय देशों ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील की चाह में टैरिफ नहीं लगाए और उल्टा भारतीय रिफाइनरियों से रूसी तेल खरीदते रहे। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने भारत पर यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। वहीं हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील को अंतिम चरण में बताया है। मुंबई फायरिंग केस केआरके गिरफ्तार, वकील बोले साजिश के तहत फंसाया गया। मुंबई फायरिंग केस केआरके गिरफ्तार, वकील बोले साजिश के तहत फंसाया गया। मुंबई की एक इमारत में हुई फायरिंग के मामले में अभिनेता प्रोड्यूसर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीटीआई के मुताबिक उन्हें शुक्रवार देर रात को पूछताछ के लिए ओशिवारा थाने लाया गया और शनिवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। करीब एक हफ्ते पहले लोखंडवाला की नालंदा बिल्डिंग में फायरिंग की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। केआरके के वकील नागेश मिश्रा ने कहा कि केआरके का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि नालंदा बिल्डिंग और केआरके के बंगले के बीच लगभग 400 मीटर की दूरी है और पुलिस ने जो पिस्टल बरामद की है वह लाइसेंसी है, जिसकी रेंज 20 मीटर से ज्यादा नहीं है, इसलिए उससे वहां गोली पहुंचना असंभव है। बंगाल का जल्दबाजी वाला एसआईआर लोकतंत्र के लिए खतरा, अमर्त्य सेन। मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रक्रिया में मुसलमानों और गरीब वंचित वर्गों के बाहर हो जाने का खतरा है। सेन ने कहा कि वोटर लिस्ट का गहन रिव्यू तभी सही है जब उसे पर्याप्त समय और सावधानी से किया जाए, जो बंगाल में नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि खुद उनसे शांति निकेतन में वोट देने के अधिकार को लेकर सवाल किए गए, जबकि उनके रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे। सेन ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जन्मे कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं होते, जिससे उन्हें परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जोखिम गरीब, वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों को है। उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि किसी भी योग्य नागरिक को वोट देने से वंचित न किया जाए। जजों के ट्रांसफर में सरकार के दखल पर विवाद, यह न्यायपालिका की आजादी के लिए खतरा, जस्टिस भुइयां ने उठाए कई गंभीर सवाल। राजा दे रहा न्याय, जजों के ट्रांसफर पर कांग्रेस का हमला। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा है कि जजों के ट्रांसफर में सरकार का दखल न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। पुणे के ILS लॉ कॉलेज में दिए गए लेक्चर में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की मांग पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर में बदलाव किया गया, जबकि मूल प्रस्ताव कॉलेजियम का था। जस्टिस श्रीधरन ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में MP के एक मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ट्रांसफर सिर्फ न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होना चाहिए, न कि जजों को सजा देने के लिए जो सरकार को असुविधाजनक फैसला दे। उन्होंने चेतावनी दी कि कॉलेजियम प्रणाली का मूल मकसद सरकार के प्रभाव से मुक्त जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर सुनिश्चित करना है। जस्टिस भुइयां ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र और कानून के राज के लिए जरूरी है और इसे हर कीमत पर बचाना होगा। जस्टिस भुइयां ने चिंता जताई कि आज न्यायपालिका पर सबसे बड़ा खतरा अंदर से आ सकता है। अगर जज राजनीतिक या वैचारिक सुझाव से फैसले लें तो लोकतंत्र के लिए बुरा दिन होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी केस का फैसला सिर्फ यह जानकर तय हो जाए कि कौन सा जज या बेंच सुन रहा है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र और कानून के राज की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके लिए ऐसे जज चाहिए जो समय की राजनीतिक हवाओं के खिलाफ सीधे खड़े रहें। सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले जजों के ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जो संभल दिल्ली, जयपुर, गुजरात में हुआ वह दिखाता है कि भगवान के बाद अगर कोई किसी से न्याय की उम्मीद करता है तो वह राजा है। भगवान भी राजा के माध्यम से ही लोगों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन जब राजा न्याय के रास्ते में आ जाए और न्याय ना मिलने दे तो क्या होगा? अगर राजा इंसाफ दिलाने के समय धर्म, जाति और भाषा देखे, तब आप सोचिए कि इस देश में कितने दिनों तक लोकतंत्र बच सकता है।
खेड़ा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस गुजरात मॉडल को यूपी में लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इस मॉडल से आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिखाया है, जहां टीजी वंजारा, माया कोडनानी या बाबू बजरंगी जैसे तमाम लोगों को जज बदलकर राहत दी गई। वहीं एक दूसरा मॉडल भी है जिसमें मोटा भाई जज का ट्रांसफर कहीं और ही कर देते हैं। ऐसा मॉडल लोकतंत्र और इंसाफ के लिए बेहद घातक है। उन्होंने संभल में जज के तबादले का भी जिक्र किया। बता दें कि यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 युवकों की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम विभांशु सुधीर ने 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद उनका अचानक तबादला कर सिविल जज बनाया गया। नया सीजेएम आदित्य सिंह भी कुछ घंटों में हटा दिए गए। पवन खेड़ा ने बताया कि इससे पहले भी सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले जजों का तबादला हुआ है, जैसे दिल्ली दंगों में जस्टिस मुरलीधरन और राजस्थान में जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता का। महाविकास अघाड़ी में लौटेंगे अजीत पवार, राउत का दावा। राउत बोले एनसीपी के गुट एकजुट होंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के 2 एनसीपी गुट जल्द एक साथ आ सकते हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में लौट सकते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक राउत ने दावा किया कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी और अजीत पवार के गुट के बीच आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में घड़ी चुनाव चिन्ह पर सहयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार महायुति का हिस्सा हैं, लेकिन उनका दिल एमवीए और परिवार के साथ है और वह 2 नावों पर सवार नहीं हो सकते। गौरतलब है कि अजीत पवार जुलाई 2024 में 8 विधायकों के साथ तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे एनसीपी में फूट पड़ी। उनके गुट को पार्टी का नाम और घड़ी का चिन्ह मिला, जबकि शरद पवार का गुट अलग है। इस महीने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में नगर निगम चुनावों के लिए दोनों गुटों ने गठबंधन किया था। इसके साथ ही राउत ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पीएमसी मेयर पद को लेकर भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व भी झुकने को तैयार नहीं है। भारत पहुंची यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन राजकीय दौरे पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंची हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों नेता 27 जनवरी 2026 को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। शशि थरूर और कांग्रेस में फिर बढ़ी दूरी। राहुल की अनदेखी से नाराज कांग्रेस बैठक में नहीं गए थरूर। केरल चुनाव से पहले कांग्रेस में बेचैनी। थरूर बोले मैंने कभी पार्टी के रुख का उल्लंघन नहीं किया। शशि थरूर के कांग्रेस में बने रहने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जब वे केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई पार्टी की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। यह बैठक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई थी। इससे पहले कोच्चि की महापंचायत में राहुल गांधी ने कई नेताओं का नाम लिया, लेकिन थरूर का नहीं, जिससे वे नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार थरूर खुद को लगातार अनदेखा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने संसद में कभी पार्टी लाइन नहीं तोड़ी, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर अलग राय रखी थी। मोदी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ और 2022 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से भी उनके और नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ी है। आगामी केरल विधानसभा चुनाव से पहले यह तनाव कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कोझिकोड में केरल साहित्य महोत्सव के दौरान कहा कि उन्होंने संसद में कभी पार्टी के स्टैंड का उल्लंघन नहीं किया है और सिद्धांत के तौर पर उनका एकमात्र सार्वजनिक मतभेद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था। थरूर ने कहा कि उन्होंने उस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था और उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना के बाद उन्होंने एक लेख में आतंकवादी ठिकानों पर कड़ा जवाब देने की बात कही थी और सरकार ने बाद में वही किया। थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत को विकास पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ लंबे संघर्ष में नहीं उलझना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ आतंकी कैंपों तक सीमित होनी चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में हमेशा भारत पहले आता है।
दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि थरूर के पार्टी नेतृत्व से मतभेद हैं। इस पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर मुझे अपनी पार्टी नेतृत्व से बात करनी है, किसी पब्लिक फोरम में नहीं। मैं संसद के लिए दिल्ली जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी चिंताओं को साफ करने और उनका नजरिया जानने का मौका मिलेगा। ठीक से बातचीत होगी। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में चल रही त्रिपक्षीय वार्ता। यूक्रेनी विदेश मंत्री बोले पुतिन की जगह कटघरे में है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि शांति वार्ता के बीच भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए। यूक्रेन के मुताबिक बीती रात रूस ने करीब 400 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। कीव के मेयर ने एक मौत और 4 घायलों की पुष्टि की, जबकि खार्किव में 19 लोग घायल हुए हैं। सिबिहा ने कहा कि यह हमला उस समय हुआ जब अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है। उन्होंने इसे बर्बर हमला बताते हुए कहा कि पुतिन की जगह शांति वार्ता की मेज पर नहीं बल्कि विशेष ट्रिब्यूनल के कटघरे में है। यह 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद तीनों देशों की पहली त्रिपक्षीय वार्ता है, जिसमें कुछ प्रगति हुई है, लेकिन मुख्य मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।